दोस्तों हमारा 7 मार्च को कक्षा 12वीं भूगोल का जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, तो इसकी भी हम क्या है लगातार तैयारी करेंगे और 70 में 70 हमें क्या इसमें स्कोर करना है। इसलिए मैं आपको क्या क्रम से 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न बताऊंगा आपको। ओके, पार्ट बाई पार्ट वीडियो आएंगे, फिर 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले। ओके, साथ ही आपका मैपिंग सेक्शन आता है, मैपिंग सेक्शन भी कवर कराऊंगा, यानी कंप्लीट आपकी तैयारी कराऊंगा। ओके, इसलिए मैंने दोस्तों आपको क्या कंप्लीट तैयारी कराना है मुझे, तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। ओके, तो जियोग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट बनाई है वहां से जाकर आपको क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी करते जाइएगा और वहां आप क्या है वीडियो चेक करते जाइएगा, क्योंकि चैनल पर क्या अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आएंगी तो आपको है वीडियो ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। तो इस वीडियो में हम दोस्तों 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को, हौसले को ही हम क्या है जिंदगी कहते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 लाइन के आंसर रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप क्या वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा, वीडियो पोस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। ओके, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मानव भूगोल की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो एलन सी सेप्पल के अनुसार क्या होती है मानव भूगोल? मानव भूगोल क्रियाशील मानव तत्व एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ओके, अब इसमें थोड़ा बनावट नहीं कर सकते। यदि कोई आप भूगोल विद्ता के अनुसार कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो यहाँ बनावटी नहीं चलेगी आप, क्योंकि जो फिक्स है तो आपको एकदम तैयार करनी पड़ेगी। ज्यादा याद करके 1-2 बार लिखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। नव निश्चयवाद क्या है? नव निश्चयवाद की विचारधारा क्या होती है? तो नव विचारधारा का अर्थ है अगर मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। यानी जो प्रकृति के नियम है उनका पालन करते जाए तभी हम क्या है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपकी नव निश्चयवाद की विचारधारा। नेक्स्ट जन्म दर क्या है? ओके, जन्म दर मृत्यु दर एकदम रटे होने चाहिए, क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है आपके। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या में जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वही जो संख्या है जन्म दर कहलाएगी। प्रवास किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रवास के बारे में, साथ ही प्रतिकर्ष, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ये इंपॉर्टेंट है आपको। प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं, अपकर्ष कारक कौन कौन से, एकदम याद होने चाहिए। ओके, सब मैं आपको तैयार कराऊंगा। प्रवास किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। प्रवास 2 कारक होते हैं। ओके, क्या बताया जा रहा, यदि एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर क्या है जनसंख्या स्थानांतरण हो रही है तो आपका प्रवास कहलाएगा। अब कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई व्यक्ति अगर इस एरिया में रह रहा है वो इस एरिया से हटके दूसरे एरिया में जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ओके, क्योंकि वो अपना मूल स्थान क्यों छोड़ेगा, कुछ दूसरे स्थान पर जा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। ओके, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 कारक हो सकते हैं। कारण को यहाँ कारक बोला गया, एक प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक क्या है मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ओके, कवर किया मैंने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। मानव विकास का सूचकांक के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। पहला आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। नेक्स्ट है मानव विकास के सतत पोषणीयता प्रयास है, एकदम ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्या है, मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान सतत पोषणीय अवसरों की आवश्यकता होती है, अतः प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करे, उन्हें शिक्षित करे। इसी को मानव विकास की सतत पोषणीयता हम कहते हैं। यानी ओके, कि हर पीढ़ी का कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को क्या है इन संसाधनों के बारे में बताए, प्रकृति के बारे में बताए। ओके, मतलब नॉलेज उसे दे। तो यही हमारी क्या है मानव विकास की सतत पोषणीयता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है? सिंपल है, तो आप जब व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हो तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ओके, इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला अलग देश के निवासी होते हैं। ओके, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो एक देश का कोई है दूसरे देश का कोई हो जाता है। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन से क्या है, लिखिए। तो यदि कोई देश निर्यात व्यापार से जितना धन प्राप्त करता है उतना ही आयात व्यापार से व्यय करता है, उस देश का व्यापार संतुलित व्यापार कहा जाता है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन, दूसरा होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों में संबद्ध कर दिया जाता है तो उसे समानता चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। जो चिकित्सा की जो क्रियाएं होती हैं उसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में दिखाया जाए। मान लीजिए आपको क्या है माइक्रोस्कोप क्या है कि देखने को मिल रहा कि पहले जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना होगा वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साइंस की बातें आपको जो पुराने समय की वो आपको बताई जा रही है इस बार। तो उसको पर्यटन से अगर कनेक्ट कर दिया जाए चिकित्सा को तो वो आपका चिकित्सा उपचार को तो आपका चिकित्सा पर्यटन कहलाएगा। लाभ क्या होते हैं? तो पहला है विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा है महानगरों में अव्यवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, क्या होते हैं? तो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है,
चतुर्थ क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, सब क्लियर आपका होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। द्वितीय क्रियाकलाप पूछा जा सकता है, चतुर्थ पूछा जा सकता है, तृतीय पूछा जा सकता है। क्रम से बाकी मैं क्वेश्चन आंसर में सब आपको कवर करा दूंगा। पहले चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है? तो सेवाओं में सूचनाओं पर आधारित तथा अनुसंधान व विकास पर आधारित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है मुख्य श्रमिक। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मुख्य श्रमिक और आपका सीमांत श्रमिक क्लियर आपको रखना है। साथ ही इनका जो दिवस होता है, कितने दिवस कार्य करो, ये ऑब्जेक्ट अक्सर पूछा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो मुख्य श्रमिक वह श्रमिक कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य करे। कम से कम उसे 183 दिन तक जो कार्य करा वो मुख्य श्रमिक कहलाएगा। देश की जनसंख्या का 30.5% क्या है? मुख्य श्रमिक है। जैसे सीमांत श्रमिक क्या होता है? सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन कार्य करता है। देश की जनसंख्या का 8.7% लोग सीमांत श्रमिक है। यानी 183 दिन से जो कम काम करे वो सीमांत कृषक है। जो कम से कम मतलब 183 या 183 ज्यादा दिन भी काम कर दे सके तो वो आपका मुख्य श्रमिक कहलाता है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो जिस भूखंड में मनुष्य आवास बनाकर रहता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। यानी कोई भी एरिया है वहाँ क्या लोग रहने लगे तो मानव बस्ती कहलाएगा। जैसे पल्ली बस्तियां या नगरीय पूर्वा किसे कहते हैं? अब पल्ली बस्तियों को ही नगरीय पूर्वा कहा जाता है। तो किसी नगर के निकट या सड़कों के किनारे कुछ उप बस्तियां बच जाती हैं, जिसे पल्ली बस्तियां नगरीय पूर्वा कहते हैं। इसकी जनसंख्या 25 से 150 तक होती है। यानी अगर 25 लोग या 30 लोग 150 लोग रहने लगे तो आपके क्या है कि हाँ सड़क के किनारे लोग रहने लगते हैं तो आपकी पल्ली बस्तियां कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण अस्थायी एवं स्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता के कम हो जाने को भू निम्नीकरण कहते हैं। भू निम्नीकरण यानी कि जमीन की गिरावट में कमी आना, जमीन की गिरावट में कमी आना। तो यानी मानव के कारण अगर क्या अस्थायी रूप में स्थायी तौर पर भूमि की जो उत्पादक क्षमता उसमें कमी आ रही तो वो आपका भू निम्नीकरण कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वायु प्रदूषण के कारण या कारक लिखिए। वायु प्रदूषण क्या होता है? तो कारण पहला है नगरीय एवं औद्योगिक। भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तीव्र नगरीय एवं औद्योगिकरण में वृद्धि है। इसमें स्थापित उद्योगों की चिमनियों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक एवं अम्लीय गैस लिप्त निकलता हुआ धुआं वायु में क्या है प्रमुख कारण, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यानी जो उद्योगों से धुआं वगैरह निकलता है, गंदा धुआं, वो सीधे क्या है वायु में क्या है मिश्रित हो जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है मोटर वाहनों से निकला धुआं। औद्योगिकरण के साथ साथ परिवहन भी क्या है तीव्र साधनों से निकले हुए जो धुएं होते हैं वो भी क्या है वायु प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे और क्यों कहा जाता है? तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को क्या है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, इसी से आपके वस्तुनिष्ठ भी बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1882 में अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी में मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन का प्रमुखता दी थी। नेक्स्ट है मानव भूगोल के कुल कुछ आपको है उपक्षेत्र आपको बताने हैं। मानव भूगोल के बहुत सारे उपक्षेत्र हैं लेकिन आपको कुछ बताने हैं, तो यहाँ आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इस प्रकार से आपका दिया है। इसमें आपको 4-5 नाम पढ़ के रखना है। मृत्यु दर किसे कहते हैं? इससे पहले मैं आपको जन्म दर बताया, तो अब मृत्यु दर देख लेते हैं। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या में जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है वो मृत्यु दर कहलाती है। यदि अगर जन्म दर पूछता तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने सी संख्या में जितने व्यक्तियों की क्या है जन्म होता है वो आपका है मृत्यु दर, वो आपका जन्म दर कहलाएगा। ओके, जन्म लिख दे तो जन्म दर हो जाएगा, मृत्यु दर कहते तो मृत्यु दर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मानव विकास क्या होता है? तो मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिबद्ध करने की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो 4 प्रमुख घटक देख लेते हैं। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। मानव विकास के क्या है ये 4 आपके मानव विकास के 4 आपके घटक हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के विकसित देशों में केंद्रित होने के 2 कारण बताइए। तो ये आपके कारण दिए हुए सेवा क्षेत्र के विकसित देशों में केंद्रीकरण क्यों हो रहा है? तो पहला है कि विकसित देशों में आय के बढ़ते के से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, इससे सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य, मनोरंजन और परिवहन ऐसी सुविधाएं भी होती हैं। समय के साथ मूल्य में वृद्धि के कारण अनेक कार्य बाजार से करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का कोई 2 महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट है, कोई भी देश का अगर विकास हो रहा है आर्थिक विकास में उद्योगों की उनकी क्या महत्व होता है? तो पहला है कि जिस देश में उद्योग अधिक मात्रा में होते हैं वह आर्थिक विकास क्या बहुत तेजी से होगा। दूसरा, उद्योगों की स्थापना से खनन कार्य में बढ़ावा मिलता है एवं रोजगार की समस्याएं भी क्या है काफी हद तक दूर हो जाती है। उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग कृषि क्या है? डेयरी फार्मिंग कृषि
या डेयरी फार्मिंग कृषि में दूध एवं दूध के उत्पन्न पदार्थों के व्यापारिक उत्पादन के लिए खेती करता है। इस कृषि पद्धति में केवल घास एवं चारा पैदा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी से जुड़े जो पदार्थ होते हैं, जैसे दूध या दूध से बने पदार्थों को बेचना है उनको। अब दूध चाहिए है तो क्या गाय चाहिए, गाय को क्या है चारा वगैरह चाहिए है, तो इसमें क्या किया जाता है, गाय को पाला जाता है। उसके लिए मेन जो खेती की जाती है वो चारा और घास के लिए की जाती है, वो आपकी डेयरी फार्मिंग कृषि कहलाती है। जैसे पर्यटन को आकर्षित करने वाले 2 कारक लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई भी एरिया में क्या है लोग पर्यटन घूमने वाले आ रहे हैं तो क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं। तो पहले तो भूदृश्य होता है कि पर्वतीय भूदृश्य, झीलें तथा सागरी तट जैसे प्राकृतिक भूदृश्य पर्यटकों को प्रमुख रूप से क्या आकर्षित करते हैं। दूसरा इतिहास एवं कला, प्राचीन स्मारक, विरासत स्थल, पुरातत्व स्थल, किलों महलों तथा धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी क्या है पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानी आपने देखा हो जहाँ जहाँ पुरानी बहुत बड़ी महल वगैरह हैं तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं। साथ ही जहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा देखने को अच्छा लगता है, जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी झीलें हैं, पर्वत है, वहाँ भी लोग घूमने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर में लिखना जिस टाइप से लिखना है उसी पार्ट से मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्ग कौन से हैं। श्रमजीवी जनसंख्या के 4 आपको संवर्ग बताने, कृषक हो जाएगा, कृषि मजदूरी हो जाएगा, घरेलू औद्योगिक श्रमिक हो जाएगा और अन्य श्रमिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है। भारत में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, तो क्या कारण है। तो भारत के कुछ राज्यों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता है तथा औद्योगिक विकास न होने के कारण विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्या गाँव में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की भी बहुत ज़्यादा ऐसी जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। क्यों निवास करती है, क्योंकि उनके रोजगार के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। केवल क्या है वो कृषि पर निर्भर होकर खेती में निर्भर है, और खेती का गांव में नॉर्मल अच्छी होती है, इसलिए वह गांव में रहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रॉपर अगर तैयारी करना चाहते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट ये ओके तो भूगोल सब्जेक्ट की, तो आप क्या अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th जियोग्राफी सब्जेक्ट कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा। साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा और 2 अंक वाले, 3 अंक, 4 अंक वाले वस्तुनिष्ठ अलग से पीडीएफ आपको दी जाएगी। मतलब प्रॉपर तैयारी आप कर सकते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स ले सकते हैं। कोर्स की फीस दोस्तों आपकी है 199 रुपये रहने वाली है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिल स्टेशन या पर्यटन नगर किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि किसी एक हिल स्टेशन का नाम लिखिए, किसी एक पर्यटन नगर का नाम लिखिए। तो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु एवं सुंदर दृश्यावली के कारण दृश्यावली के नगर हिल स्टेशन या पर्यटन नगर कहे जाते हैं। मतलब जहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है और साथ ही वहाँ क्या देखना वहाँ का मतलब पर्यावरण बहुत अच्छा है, तो वहाँ उसे कहते हैं हम हिल स्टेशन। जैसे आपका दिया भी हुआ है, यहाँ पर्यटन उद्योगों की प्रधानता हो जाती है। तो पचमढ़ी हो जाता है, आपका शिमला हो जाता है, मसूरी हो जाता है, नैनीताल, ये लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ जलवायु के कारण जाते हैं, साथ ही यहाँ सुंदर दृश्य के कारण जाते हैं। दार्जिलिंग हो गया, माउंट आबू हो गया, ये सभी आपके क्या हिल स्टेशन या पर्यटन नगर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आपको अंतर बताना है। तो देख लेते हैं, अधिवास तो आपका कहा जाता है ग्रामीण बस्ती और आपका नगरीय बस्ती। दिया हुआ अंतर पहला है कि जो ग्रामीण बस्ती होती है तो इनका आकार क्या है, छोटा होता है और फकीर एवं एकांकी होती है, जबकि जो नगरीय बस्ती होती है इनका आकार बड़ा होता है, ये सघन बस्तियाँ होती हैं। अब ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोग क्या प्राथमिक व्यवसाय में से कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, ये सभी जो प्राथमिक कार्य करते हैं। जबकि नगरीय बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो तृतीय क्षेत्र में संलग्न रहते हैं, जैसे नौकरी, शिक्षा, उद्योग, परिवहन आदि का व्यवसाय में लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। बिल्कुल सिंपल है कि जल प्रदूषण क्यों हो रहा है। तो पहला है कि औद्योगिक कूड़ा करकट मलमूत्र को गैस जल में सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है। दूसरा, रासायनिक तत्वों जैसे हानिकारक अधजलीय स्रवों व मृत पशुओं को भी क्या जल में प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार लिखिए। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ओके। लेकिन आपका 2 नंबर का 2 आपको बता दें, वायु प्रदूषण लिखा हुआ है। तो वायु में क्या विभिन्न गैसों के आपसी अनुपात बिगड़ना, ये ओके, ये अवांछनीय गैसों का उपस्थित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण क्या है, प्राकृतिक जल में किसी भी अवांछनीय बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में कमी आती है, वो आपका जल प्रदूषण कहलाता है। क्लियर है, तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। इस बार से दोस्तों मैं आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं ओके। अब इतना बस नहीं है, अभी और भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तैयार कराऊंगा। तो आपको है क्रम से जो आपकी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट है वहां से आपको देखते जाइएगा वीडियो। तो आई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, उससे आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ओके। और साथ ही कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।